हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 17 की शुरुआत में मिस्टर लीन सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कहने लगते हैं कि मुझे पता था आप अपने सारी लेगेसी अपने नाजायज पोते को देना चाहती है, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। हम देखते हैं कि वो वही डायरी पढ़ रहे होते हैं जो मिस जी के हाथ में देखा था लास्ट एपिसोड में। इस डायरी को पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि नानहाओ की जान उस चेरी ट्री में है। अगर उस चेरी ट्री को कुछ हो गया तो नानहाओ भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें नानहाओ, जिनशी, डिंग और जियांग को दिखाया जाता है जो कि एक रिसोर्ट की तरफ आते हैं। जियांग पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हम तो विस्काउंट हॉल जाने वाले थे ना, तो फिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं। नानहाओ कहता है कि वो विस्काउंट हॉल पहले यहाँ पर ही था, ये प्लेस डेवलप होकर सी साइड रिसोर्ट पर बदल चुका है। जिनशी कहती है कि मैंने इसके लिए सुबह से तैयारी की थी। जियांग पूछती है कि तुम क्या लेकर आई। जिनशी दिखाती है कुछ सामान लेकर आती है डेकोर का। नानहाओ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पकड़ लूंगा ये, और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये सब तुमने मेरे लिए किया। नानहाओ जिनशी को आंखें बंद करने के लिए कहता है और यहाँ नानहाओ जिनशी को प्रपोज करता है प्रॉपर रिंग के साथ। उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिनशी कहती है कि तुमने पहले भी प्रपोज किया था। नानहाओ कहता है कि वो ओल्ड फैशन था, अब मैं मॉडर्न तरीके से प्रपोज कर रहा हूँ तुम्हें, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिनशी कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स फूल। इसके बाद नानहाओ जिनशी को रिंग पहनाता है और जिनशी खुश होकर नानहाओ को हक करती है एंड इस पर नानहाओ जिनशी को किस करता है। इसके बाद जिनशी जियांग को हक करती है और कहती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। जियांग कांग्रेचुलेट कहती है और जिनशी कहती है कि क्या तुम मेरी ब्राइडमेड बनोगी। जिनशी कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स। नानहाओ डिंग से कहता है कि क्या तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे। डिंग कहता है ये भी कोई पूछने वाली बात है ब्रो, मैं ऑफ कोर्स बनूंगा। इसके बाद वो चारों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और खेलने लगते हैं और वो चारों एक साथ गेम्स भी खेलते हैं सारे। थोड़ी देर बाद जियांग सबके लिए खाना लाने के लिए जाती है। यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो जाती है। जियांग सोचती है कि क्या नानहाओ 1000 ईयर से ऐसे ही जी रहा था। जियांग जिनशी को आवाज देती है तो जिनशी का एक्स बॉयफ्रेंड भी यहीं पर होता है। जिनशी जियांग के पास आती है। जियांग कहती है कि मैं भूल गई कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना था। जिनशी का एक्स बॉयफ्रेंड आकर कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है। जिनशी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं अपने बिजनेस के लिए आया हूँ यहाँ पर। जियांग सोचने लगती है कि क्या मैं इसको जानती हूँ, ये कौन है। लड़का फिर से जिनशी को नीचा दिखा रहा होता है। यहाँ पर जियांग को याद आता है कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसे कहती है कि चलो यहाँ से। ये दोनों यहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है और वो जिनशी से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझसे सच में नफरत करती हो और यहाँ से जाने की इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें। जिनशी कहती है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो जिनशी को हाथ लगाता है तो जिनशी कहती है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो लेकिन मुझे हाथ नहीं लगा सकते। वो कहता है कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है, सच कह रहा हूँ ना मैं। जिनशी कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि तुम मुझसे दूर रहो। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ सच में ब्लाइंड डेट पर आई थी, फिर कोई वो मेरा सपना था। हमें दिखाया जाता है कि उस दिन ब्लाइंड डेट पर जियांग उसके बॉडी में एंटर कर चुकी थी, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा था। वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में याद है कि हम दोनों ब्लाइंड डेट पर गए थे। जिनशी कहती है तुम अजीब सा बिहेव कर रहे थे उस दिन। नानहाओ को देखकर जिनशी कहती है कि थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो। जियांग बताती है ये जिनशी का एक्स बॉयफ्रेंड है। नानहाओ उसके बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद वो सबके सामने बैठकर जिनशी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। खुद को ही बुरा बताने लगता है और जिनशी से माफी मांगने लगता है। इसके बाद नानहाओ उसके बॉडी से बाहर आता है और जिनशी को लेकर यहाँ से जाने लगता है। वो जिनशी को रोकने लगता है तो पुलिस आकर उसे लेकर जाती है और वो एक जगह पर आते हैं। जिनशी कहती है मैं बहुत खुश हूँ। जियांग कहती है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। ये जल्दी से घर आ जाते हैं और जियांग को रेस्ट करने के लिए कहते हैं और फोन मत चलाओ ये भी कहती है। उसके बाद जिनशी और नानहाओ एक दूसरे के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। दूसरी तरफ डिंग जियांग के पास आता है और कहता है कि वो दोनों बाहर गए हैं तो मुझे तुमसे बात करनी है। ये कहकर वो जियांग के रूम में आ जाता है और वो अंदर आकर जियांग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी एक एशियंट इंसान हो। सुनकर जियांग आंखें खोलती है। तुम सिर्फ एक एशियंट पर्सन नहीं हो बल्कि तुम चिंगशी ग्रुप की रियल प्रेसिडेंट हो और तुम्हारी बहुत पुरानी तस्वीर भी ये बताती है। इस फोटो में जैसे मैं देख रहा हूँ वो तुम ही हो। ये सुनकर जिनशी अब उठकर बैठ जाती है और उस फोटो को देखने के बाद वो डिंग से कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। फोटो में जो लेडी है वो मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं दिख। डिंग कहता है कि मैंने रियल पुलिस एकेडमी में काम किया है तो मैं फोटो को देखकर जल्द से पहचान जाता हूँ कि कौन क्या है। मैं किसी के भी फोटो को देखकर जल्द से बता सकता हूँ कि ये वही है या नहीं। डिंग कहती है मुझे मत डराओ, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो पर वो लड़की मैं नहीं हूँ। डिंग कहता है अगर ये फोटो मैं बिग ब्रो को दिखा दूँ तो वो बताएंगे कि तुम कौन हो। जियांग कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। डिंग कहता है कि मुझे सच जानना है। मैंने तुम्हें एक लग्जरी कार
कार में जाते हुए देखा है उस दिन, और जिस इंसान को तुम ड्राइवर बता रही थी वो अगले ही दिन जिंगशी ग्रुप का सीईओ बनकर नानहो से मिलने के लिए आता है। और उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुम मिस्टर ली को डेट कर रही हो तो तुमने हिचकिचाए, तुमने हाँ कहा। जो नानहो को डिजाइन ड्राफ्ट करने के लिए कह रहा है वही जिंगशी ग्रुप का सीईओ है, और तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, तो तुमने कहा कि हाँ। और उसी टाइम से मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। तब मुझे पता चला कि तुम कभी भी ओल्ड नहीं होती, जस्ट लाइक बिग ब्रो। और मुझे ये भी पता चला खुद को छुपाने के लिए तुमने प्लास्टिक सर्जरी की है, और तुम भी उन्हीं एशियन पीपल में से एक हो। पर तुम बार बार जिंशी और बिग ब्रो का पीछा क्यों करती रहती हो? या तुम उनकी हेल्प करना चाहती हो या फिर कुछ और? जबकि तुम कुछ और हो तो कोई और बनने का नाटक क्यों कर रही हो? अगर तुम सच में उन दोनों की हेल्प करना चाहती हो तो तुम अपने बारे में बिग ब्रो को क्यों नहीं बताती? यहाँ जियांग डिंग का गला पकड़ लेती है। डिंग कहता है मैं उनको बताना दूं इसलिए तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? जियांग हाँ कहती है। जियांग कहती है कि तुम्हारे जनरेशन के सारे फैमिली, सारे लोग चूचान की हेल्प करते आ रहे हैं, और इसलिए मुझे तुम्हारी फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। डिंग कहता है कि तुमने कहा कि ये आधा सच है। जियांग कहती है कि क्या मैं तुम्हें दूसरा आधा सच बताऊं? तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सच में जान से मार दूंगी उस दिन। बताओ क्या तुम फिर भी सच सुनना चाहते हो? डिंग कहता है कि हाँ मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिग ब्रो को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं किसी को भी उन्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कितना स्ट्रांग है, बट मैं बिग ब्रो को हर्ट करने नहीं दूंगा उसे, और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो तुम मुझे प्लीज सच बताओ। जियांग कहती है कि एक बात है जो तुम गलत समझ रहे हो। उस दिन मैं एशियंट हाउस में इसलिए नहीं आई थी कि मैं चेरी ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूं, बल्कि इसलिए आई थी कि मैं चेरी ट्री को रिचार्ज कर सकूं, और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई और मैं गिर गई थी। नानहो पहली बार जिंशी को डराने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर रहा था तो मैं ही थी जो उसे रोक, और हर बार उसे स्पिरिचुअल एनर्जी जिंशी नहीं बल्कि मैं दिया करती थी। ये सुनने के बाद डिंग कहता है कि इसका मतलब ये है कि जिंशी बिग ब्रो को रिचार्ज नहीं कर सकती। क्या जिंशी वो पर्सन नहीं है? जियांग बताती है कि चूचन रियल नानहो नहीं है, और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो नानहो उसके लिए वेट कर रहा है, और नानहो को लगता है कि वो जिस पर्सन का वेट कर रहा है वो बस उसका इल्यूजनेशन है। डिंग कहता है कि फिर जिंशी कौन है? तो जियांग कहती है कि ये सब मेरा प्लान है। नानहो इमेजिनरी पर्सन से मिल सके इसलिए मैंने बहुत सारे साल और बहुत सारे पैसे में लगाया है करेक्ट पर्सन को ढूंढने के लिए, और इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की है। तब मुझे नानहो जैसे दिखने वाली जिंशी मिली जिससे मैंने फ्रेंडशिप की। डिंग कहता है लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। ये सब इसलिए किया ताकि चूचान और जिंशी बिलीव कर सके उन दोनों का कपल बनना डेस्टिनी ही है। डिंग कहता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, और तुम बिग ब्रो को बता क्यों नहीं देती कि तुम कौन हो? जियांग कहती है मैं उसे नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आप चूचन को सिर्फ आधा ही सच पता है, पूरा सच नहीं पता है उसे अभी भी। अगर उसे पूरा सच पता चल गया कि वो कौन है और उसके साथ क्या हुआ है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। इतने में ही जिंशी को जियांग का कॉल आता है। जिंशी जियांग को बताती है कि नानहो के साथ कुछ हुआ है, जल्दी से आ जाओ। हाँ, जिंशी नानहो को रिचार्ज करने की कोशिश करती है पर कुछ भी हो नहीं रहा था। उतने में ही जियांग आती है और नानहो को रिचार्ज करने की कोशिश करती है पर उससे भी नहीं हो रहा था। जियांग कहती है कुछ तो गलत हुआ है। इतने में डिंग को उसकी माँ का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जिंशी के गार्डन में आग लग चुकी है और उसकी ट्री जल रही है पूरी तरह से। ये सुनने के बाद वो लोग जल्दी से एशियंट हाउस की तरफ निकलते हैं, और जब वो आकर देखते हैं तो ट्री पूरी तरह से जल चुकी थी। जियांग जिंशी से कहती है कि नानहो को अंदर लेकर जाओ। अब ये दोनों मिलकर नानहो को अंदर लेकर जाते हैं। अब जियांग चेरी ट्री को रिचार्ज करने की कोशिश करती है पर कुछ भी नहीं हो रहा था। अब वो रूट्स को रिचार्ज करने की कोशिश करती है पर रूट्स को भी रिचार्ज करते हुए कुछ भी नहीं हो रहा था। ये देखकर जियांग बहुत ही सैड हो जाती है, उसके आंखों में आंसू आते हैं। अगली सुबह जिंशी नानहो से पूछती है कि तुम कैसे हो। जियांग नानहो को बताती है कि चेरी ट्री पूरी तरह से जल चुका है। नानहो कहता है कि मैं ये सेंस कर पा रहा हूँ, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रही है पूरी तरह से। जिंशी कहती है चेरी ट्री फिर से जिंदा नहीं हुई तो क्या होगा। नानहो कहता है कि मैं पूरी तरह से डिसअपियर हो जाऊंगा। जिंशी कहती है फिर मैं तुम्हें रिचार्ज कर सकती हूँ ना। जिंशी रिचार्ज करने लगती है। जियांग उस पर हाथ रखती है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। नानहो की बॉडी ट्रांसपेरेंट होने लगती है। जिंशी पूछती है कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, 1 ईयर या हाफ ईयर। ये सब जिंशी रोते हुए पूछती है। नानहो कहता है कि बस 1 वीक बचा है मेरे पास। ये सुनने के बाद जिंशी रोने लगती है और जियांग को भी बुरा लगता है, उसके आंखों में भी आंसू आते हैं। इतने में डिंग आकर कहता है कि जिन लोगों ने चेरी ट्री को आग लगाई थी उनका पता चल गया है। अब ये तीनों मिलकर उन गुंडों के पास आते हैं। ये वही गुंडे होते हैं जो जिंशी को पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। जिंशी कहती है कि तुम्हें पता भी है तुम लोगों ने क्या किया, वो कोई मामूली ट्री नहीं है। जियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हें ये करने के लिए
लिए किसने कहा बताओ मुझे, गुस्से से कहती है। जिनशी को गुस्सा आता है और वो एक डंडा लेकर उन्हें मारने के लिए आती है। जियांग अपनी पावर से उसकी हेल्प करती है उन्हें मारने के लिए और वो उनको बहुत ज्यादा पीटती है। यहाँ डिंग जियांग को कहता है कि तुम अपने पावर से इसे वेस्ट मत करो, तुम्हें भी जरूरत है इनकी। अब डिंग आकर जिनशी को रोकता है और उन गुंडों से पूछता है कि तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा, उसका नाम बताओ। कहता है कि वो आदमी ताइवानी एक्सेंट बात कर रहा था। जिनशी को समझ में आता है कि मिस्टर लिन है ये। थोड़ी देर में जिनशी डिंग से कहती है कि वो कब अरेस्ट होगा। डिंग कहता है कि मिस्टर लिन ताइवान में है तो उन्हें अरेस्ट करना पॉसिबल नहीं है और हम लोग ये भी साबित नहीं कर सकते कि उस ट्री के जलने की वजह से किसी की जान जा रही है। जिनशी गुस्से में कहती है कि मिस्टर लिन ने ये सब कुछ ग्रैंड माँ की लेगेसी की वजह से किया है। नानहो को वो सब कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी उन्होंने नानहो के साथ इतना बुरा कर दिया। उन्होंने सिर्फ उस ट्री को जलाया नहीं बल्कि उन्होंने नानहो की जान लेने की कोशिश की है। डिंग कहता है मैं भी बहुत गुस्से में हूँ पर हम उनसे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम ये सब कुछ किसी को बताएंगे तो भी कोई हम पर यकीन नहीं करेगा। जिनशी इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों थोड़ी देर नानहो के पास रहो, मुझे अकेले रहना है। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिनशी कहती है कि नहीं मुझे अकेले रहना है। ये कहकर जिनशी यहाँ से चली जाती है। अगला सीन हमें ताइवान का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर लिन डॉक्टर को अपनी माँ के लिए चेक करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर बाहर आकर मिस्टर लिन से कहते हैं कि आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उन्होंने कहा है कि वो अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करना चाहती, वो बस ट्रीटमेंट पर जिंदा है और वो थक चुकी है और अब उन्हें ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मिस्टर लिन डॉक्टर से कहते हैं कि नहीं प्लीज आप उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए। डॉक्टर कहते हैं कि पर वो सिर्फ सफर कर रही है इन सब की वजह से। मिस्टर लिन कहते हैं कि मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं आपको उनकी ट्रीटमेंट रोकने की इजाजत नहीं दे सकता, तो प्लीज आप अंदर जाकर उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए। ये सुनकर डॉक्टर भी अंदर चला जाता है। मिस्टर लिन कहते हैं कि लेगेसी मेरे नाम किए बगैर आप नहीं मर सकती। यहाँ पर हमें मिस्टर ली दिखाई देते हैं जो मिस्टर लिन को ही देख रहे होते हैं। मिस्टर लिन उन्हें देखकर डर जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।